नमस्कार। जागरण प्राइम के इस खास बजट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं एस.के. सिंह। आज इस खास शो में हम चर्चा करेंगे कि बजट में आम आदमी से जुड़े टैक्सेशन को लेकर क्या बदलाव संभव हैं और आम लोगों की ज़रूरतें क्या हैं टैक्सेशन को लेकर। इस शो में चर्चा के लिए हमारे साथ हैं स्कंद विवेकधर, हमारे पुराने साथी हैं और ये लंबे समय से बजट और टैक्सेशन को कवर करते रहे हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं। स्कंद जी, आम लोगों के लिए जो टैक्सेशन है, ये इसमें संशोधन पिछली बार कब हुआ था? थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड बताइए ज़रा। देखिए, अगर हम संशोधन की बात करें तो जो एक महत्वपूर्ण बदलाव जो हमने देखा है वो 2020 में आया, जब एक नई टैक्स रजीम सरकार ने शुरू करी। तो उससे क्या हुआ, अभी तक उसके पहले एक ही टैक्स रजीम होती थी और आज के डेट में हमारे पास 2 टैक्स रजीम है और पिछले साल सरकार ने उसको डिफ़ॉल्ट रजीम घोषित कर दिया, जो न्यू टैक्स रजीम है। लेकिन अभी भी जो 85% लोग हैं, वो पुरानी टैक्स रजीम के तहत ही टैक्स भरते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिडक्शंस अवेलेबल हैं जिससे हमें टैक्स बचाने में मदद मिलती है और साथ में हमारा जो निवेश करना, बचत के लिए हमें वो प्रेरित करती है। लेकिन जो ओल्ड टैक्स रजीम है, उसमें जो कि हम बदलाव की बात करें तो वो लगभग 10 साल हो गए, उनमें बदलाव नहीं हुआ है। जैसे जो टैक्स स्लैब है 20%, 30% का जो स्लैब है, ये 2012-13 में आखिरी बार हुआ था और आज 2024 है, उसमें बदलाव नहीं हुआ है। उसी तरह जो 80C है, धारा 80C, जिसमें बहुत से ज़्यादा डिडक्शंस मिलते हैं, जो सबसे बड़ी, वो तो आखिरी बार उसमें जब बदलाव हुआ था, उसको उसकी लिमिट बढ़ा के 1.5 लाख की गई थी, वो 2014 में। तो 10 साल उसमें भी हो गए हैं, उसमें भी कोई लिमिट नहीं बढ़ी है। तो इस तरह हम देखें, जो टैक्स रजीम, ओल्ड टैक्स रजीम है, जो 85% करदाता जिसके तहत अपना आयकर रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें 10 सालों में बहुत ही मामूली बदलाव हुए हैं। उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि अगर हम अब महंगाई को देखें तो उसके हिसाब से जो हमारी जो टैक्स भरने की दर है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। और यही कारण है कि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो पिछले साल का डेटा मैं आपको दे रहा हूँ कि इनकम टैक्स से जो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा है, और जबकि उसके बाद जीएसटी से कलेक्शन है जो भी आम जनता से ही आता है, और उसके बाद जो कारपोरेट टैक्स है वो नंबर 3 पर आ गया है। अगर हम पुराने डेटा को याद करें, जो हम लोग जब लोग ने, आपने तो मुझसे काफ़ी पहले जर्नलिज्म करियर शुरू किया, बट हमने जो भी देखा उसमें हमेशा ये रहा कि कारपोरेट टैक्स जो है, गवर्नमेंट की जो सबसे मेजर किटी आती थी वो कारपोरेट टैक्स से आती थी, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस से आती थी, और इनकम टैक्स हमेशा नंबर 3 पे था। तो कहीं ना कहीं जो आम करदाता है, जो व्यक्तिगत करदाता है, वो आज की डेट में ज़्यादा कर भर रहा है और वो राहत की उम्मीद कर रहा है। बजट की बात करें तो बजट में जैसे एक संभावना ये बन रही है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को शायद उसकी जो लिमिट है 50,000 रुपये की अभी साल की, वो शायद बढ़ जाए। हो सकता है वो 1 लाख हो जाए या 75,000 हो जाए। ये ओल्ड टैक्स रिजीम में भी इसकी संभावना है और न्यू टैक्स रिजीम में भी बढ़ने की संभावना है। तो इसके अलावा और क्या संभावना आपको नज़र आती है इसमें? देखिए, जिस तरह से सरकार न्यू टैक्स रजीम को बढ़ावा दे रही है, तो मुझे लगता है कि ज़रूरतें कुछ भी हो, बट सरकार जो है वो न्यू टैक्स रजीम को लेके ही आगे बढ़ेगी। तो ओल्ड टैक्स रजीम में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता तो नहीं दिख रहा है। हाँ, ये एक जो हम जो हम बाहर बात भी करते हैं, जो एक्सपर्ट से भी बात करते हैं बाहर की, और जो लोगों की डिमांड आ रही है कि कहीं ना कहीं अगर आपको करदाताओं को राहत देना है, और सरकार भी चाहती है कि न्यू टैक्स रजीम ही डिफ़ॉल्ट टैक्स रजीम हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, जो कि अभी बहुत कम है। तो उसमें जो डिडक्शंस हैं वो आपको देने होंगे। जैसे एक बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे भारत में आपको पता है कि रिटायरमेंट, ज़्यादातर जो लोग हैं रिटायरमेंट के बाद अपने ऊपर ही आश्रित होते हैं, उनको कोई गवर्नमेंट से कोई सहायता इस तरह की मिलती नहीं है। तो कई ये ज़रूरी हो जाता है उनके लिए कि वो अपने कामकाजी जीवन के दौर में ही इतना बड़ा कॉर्पस तैयार कर लें कि वो जब रिटायर हो जाएं तो अपना जो भी लाइफस्टाइल है वो मेंटेन कर सकें। तो कम से कम रिटायरमेंट के लिए जो फंड्स बन रहे हैं या रिटायरमेंट के लिए जो सेविंग हो रही है, उसको एटलीस्ट जो है न्यू टैक्स रजीम में भी उसकी कटौती मिलनी चाहिए। या घर बनाना, जैसे सरकार भी चाहती है कि भाई हर किसी के पास अपना घर हो, तो होम लोन एक बड़ा बेसिक है, क्योंकि आज 90% घर जो है वो होम लोन के जरिए खरीदे जाते हैं। न्यू टैक्स रजीम में होम लोन के लिए भी कोई डिडक्शन नहीं है। तो क्या होम लोन या एनपीएस का तो इसमें है ऑलरेडी, फैमिली पेंशन का, लेकिन एन्युटी, इन सारी चीज़ों पे जो टैक्स है, क्या अगर हम उसको उसका कुछ रिडक्शन हम न्यू पेंशन रजीम में ले आए? अभी एन्युटी तो सारे उसमें ही टैक्सेबल है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो भी सब होता कुछ। है, हाँ, सब वो तो कुछ सब में है। तो एन्युटी की डिमांड तो जो बीमा कंपनियां हैं वो भी कर रही हैं कि एन्युटी को एनपीएस के तर्ज पर ट्रिपल ई किया जाए, कि उस पर टैक्स फ्री कर दिया जाए, क्योंकि वो रिटायरमेंट के दौर में तो आपने पूरा टैक्स तो भरा ही है उस व्यक्ति ने जिसने एन्युटी खरीदा है। तो अब जब रिटायरमेंट के बाद उसकी आय नहीं है तो कम से कम उससे टैक्स ना लिया जाए।
एक और बात आ रही है कि लाइफ इंश्योरेंस का जो हम प्रीमियम भरते हैं लाइफ इंश्योरेंस का, उसको भी कहा जा रहा है कि भाई एटीसी से बाहर करना चाहिए। हाँ, 80C पे मुझे लगता है कि थोड़ा और बात करने की ज़रूरत है। तो 80C जो है जो ओल्ड टैक्स रजीम में हाँ, जो एक डिडक्शंस मिलते हैं, उसका सबसे बड़ी किटी जो है वो 80C है। एटीसी है। हाँ, उसमें लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी आ रहा है, उसमें आपके बच्चों की स्कूल फीस भी आ रही है, उसमें जो हमें एम्प्लॉयज़ को पीएफ ईपीएफ मिल जो, रहा है हाँ वो वो भी भी उसमें जा रहा है, उसमें पीपीएफ अगर आपने लिया है वो भी इसी में जाता होम है, लोन का प्रिंसिपल है। होम लोन का प्रिंसिपल भी उसमें जा रहा है, उसमें आपने अगर ईएलएसएस लिया है तो वो भी उसमें जा रहा है। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी किटी है कि अब जो लास्ट सर्वे पिछले साल आया था उसमें आया था कि मैक्सिमम लोग जो है 100% अपना एटीसी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो लिमिट 2014 ही से बहुत बढ़ी नहीं। छोटी है। हाँ, जरा आप एक कल्पना कीजिए कि आज से 2014 में एक स्कूल की फीस अगर 10,000 रुपये रही होगी महीने की, या 5,000 रुपये रही होगी, तो क्या वो स्कूल आज भी 5,000 रुपये तो नहीं ले रहा होगा? डेफिनेटली नहीं। बिल्कुल, वो आज 10,000 से ऊपर की फीस होगी। हाँ, हाँ, हाँ। इसी तरह पीएफ में हर एक इन्फ्लेशनरी वैल्यू होती है, तो वो रेट बढ़ रहे हैं। तो 80C बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। तो दो तरह की डिमांड है, एक तो ये है कि 80C को बढ़ाया जाए, वो भी एक डिमांड है। उसके अलावा 2-3 सेक्टर हैं जो मांग रहे हैं कि उनकी जो किटी है, जैसे कि होम हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम वो 80C से बाहर होता है। हाँ, हेल्थ तो हाँ, इंश्योरेंस तो बाहर उस है। तरह की जो इंश्योरेंस कंपनियां वो मांग कर रही हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है उसको भी 80C से बाहर कर दिया जाए, जिससे कि लोग थोड़ा प्रेरित हों बीमा लेने के लिए, क्योंकि बीमा एक बहुत जरूरी हाँ, अपने यहाँ कुछ भी पेनिट्रेशन भी बहुत बिल्कुल, कम और है। बहुत कम है और बहुत ज़रूरत है। इसी तरह जो होम लोन को लेके जो रियल एस्टेट सेक्टर की डिमांड है कि जो होम लोन का प्रिंसिपल है वो भी अभी 80C में ही जाता है। उनका कहना है कि इसको भी 80C से अलग कर दिया जाए, जिससे कि जो होम लोन ले रहे हैं उनको थोड़ा बेनिफिट मिले, क्योंकि जो होम लोन पे इंटरेस्ट पे जो अलग से बेनिफिट मिलता है वो 2 लाख रुपए की लिमिट भी बहुत लंबे समय से हाँ, चली वो आ भी रही है, वो भी डिस्काउंट नहीं है। बढ़ी है। जबकि आप अगर देखें तो अगर जब उस समय आज से 10 साल पहले अगर 25 लाख का मकान था, तो आज तो 25 लाख का मकान आपको मेट्रो शहरों में तो मिलेगा ही नहीं। तो यानी होम लोन का जो टिकट साइज़ है बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में होम लोन भी महंगा हुआ है, यानी ईएमआई भी बढ़ी है, लेकिन लोगों को वो बेनिफिट नहीं मिले हैं। इसके पहले एक अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकार ने एक स्कीम लिया था, उसमें 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा हाँ, इंटरेस्ट पे बेनिफिट इंटरेस्ट पर मिला था, बेनिफिट बिल्कुल। मिलता था। वो भी 2022 में ख़त्म हो गया। खत्म हो गया। तो उस तरह के जो टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे थे, वो बेनिफिट्स जो लोगों को मकान बनाने के लिए प्रेरित करें, जो लोगों को रिटायरमेंट सेविंग के लिए प्रेरित करें, इंश्योरेंस जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ इलाज की व्यवस्था ऐसी नहीं है कि आप कहीं भी जाके मुफ्त इलाज ले रहे हो, या उस तरह के हम कंट्रीज़ नहीं हैं अभी। तो कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ये बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को प्रेरित करने वाले कदम उठाने की ज़रूरत है। हालांकि इसमें कितनी चीज़ें होंगी वो बजट में देखने को मिलेगा। आपने होम लोन की बात की, तो अभी हम लोग एक डेटा देख रहे थे कि जो घर बिक रहे हैं, पिछले साल भी इंडिया में जो बड़े 7 शहर हैं उनका डेटा आता रहता है, तो उसमें घरों की बिक्री तो काफ़ी बढ़ी है पिछले साल भी, और इस साल भी पहली छमाही में बिक्री काफ़ी बढ़ी है। लेकिन उसमें जो मिड सेगमेंट और प्रीमियम सेगमेंट, उनकी बिक्री में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जो अफोर्डेबल सेगमेंट है उसका हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है। तो इसमें अगर हम देखें कि जैसे 2019 में, यानी कि कोविड से पहले अगर कंपैरिजन करें, तो करीब 38-39% जो होता था शेयर कुल बिक्री में, वो अफोर्डेबल का होता था। वो अब घटकर 20%, 18% रह गया है। तो उस सेगमेंट में जो लोगों को घर तो चाहिए ही, ज़रूरत तो है ही, तो वो उसको जो अफोर्डेबल सेगमेंट है उसमें बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करने पड़े। ये जैसे जो हम लोगों ने बात भी की थी, काफ़ी डेवलपर से बात करी हमने, तो उसमें जो आ रहा है कि जो बेनिफिट्स थे अफोर्डेबल हाउसिंग के, वो बेनिफिट्स जो है कुछ दिनों में ख़त्म हुए हैं। जैसे हमने होम लोन टैक्स का ही बताया कि ये जो बेनिफिट था कि 1.5 लाख का एक्स्ट्रा था, तो लोग प्रेरित हो रहे थे कि चलो अगर हम लोन लेते हैं तो हमारा हो जाएगा। तो एक तो वो वजह है कि कम हुई है। दूसरा जो परिभाषा बनाई गई है अफोर्डेबल हाउसिंग की, उसको लेके भी थोड़ा सा लोग वो हैं कि जैसे कि उसमें ये है कि अगर 60 स्क्वायर मीटर हाँ, मेट्रो में है हाँ, तो 60 स्क्वायर मीटर, और छोटे शहरों में है तो 90 मीटर। हाँ, स्क्वायर तो मीटर। उस दायरे को लेके भी कोविड के बाद से अगर आप इस चीज़ देखेंगे तो थोड़ा सा एक लोगों को लगा है कि मकान में थोड़ा सा हिस्सा बड़ा, ज़्यादा होना हाँ, चाहिए, हाँ। क्योंकि अब घर से जी, काम करते जी। हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। तो और जैसे ही, लेकिन 90 मीटर यानी 1,000 स्क्वायर फीट भी नहीं होता, 900 स्क्वायर फीट समथिंग होता है जो 90 मीटर का है। तो जैसे ही वो क्रॉस होते हैं तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो बेनिफिट्स है वो खत्म हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या, और साथ में क्या है, अगर हम इकोनॉमी की रिकवरी देखें जो कि कही जाती है के शेप रिकवरी हुई है, तो कहीं ना कहीं जिनके पास पैसा है उनकी स्थिति बेहतर है, तो और मार्जिन भी उसमें बेहतर है। तो डेवलपर्स भी अफोर्डेबल हाउसिंग की जगह लग्जरी और मिड हाँ, सेगमेंट बिल्कुल में बिल्कुल सही बात है जा कि रहे जो हैं। नई लॉन्चिंग हो रही है उसमें
जो अफोर्डेबल का सेगमेंट है वो घटकर सिर्फ 18% रह गया है इस साल। लगभग आधा, अगर हम देखें 4-5 सालों में तो आधा है। हाँ, और इसमें जो प्राइस की जो लिमिट है कीमत की घरों की, वो भी एक सीमा है, क्योंकि जैसे 45 लाख की लिमिट है अफोर्डेबल की। अब मेट्रो में, अब महानगर में मुंबई या दिल्ली जैसे शहर में अगर हम 60 स्क्वायर मीटर में 45 लाख रुपए का घर ढूंढें तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं मिल पाएगा। मुंबई वगैरह में तो 70-80 लाख से नीचे तो संभव ही नहीं है। तो एक तरह से अफोर्डेबल घर खरीदना तो वैसे ही बाहर हो जाता है दायरे से। बिल्कुल, जो जितने भी डेवलपर्स उनका कहना है कि जो परिभाषा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने उसको बनाई है, तो इस परिभाषा में भी बदलाव करके उसमें थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है, जिससे ज़्यादा थोड़ी बेहतर या थोड़े बड़े घर और थोड़ी कीमत, जो व्यवहारिक कीमत है जिसको हम कहते हैं, जैसे मुंबई में आप 80 लाख रुपए से नीचे तो मेरे ख्याल से आज के डेट में छोटा घर मिलना मुश्किल है। तो वो उनका कहना है कि भाई शहरों के हिसाब से एक तो जो मार्केट रेट या उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसकी कीमत तय हो, साथ में जो आकार तय किया गया उसमें जो है उसको कम से कम 90 मीटर, जो मिनिमम है मेट्रोज में 90 मीटर किया जाए, और जो छोटे शहर हैं उसके उसमें अलग अलग शहर हैं, अलग अलग उनके हिसाब से उनकी जो भी तो साइज है शहरों का क्लासिफिकेशन भी जैसे अभी दो क्लास में बांटा गया है, इसको भी बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, अगर आप देखें तो जो टायर 2 शहर थे हमारे, बहुत से हैं जो जैसे जयपुर है, लखनऊ है, कैपिटल जो है, उन्होंने वो काफ़ी वो भी एक अलग किस्म का सेगमेंट बने हैं। अब लेकिन वो सेगमेंट जो तीसरी श्रेणी के शहर हैं, अच्छे शहर हैं वो भी, लेकिन उनमें अलग व्यवस्था है, उनके अलग। तो इन सब शहरों के हिसाब से जो है ये बदलाव उस तरीके से थोड़ा व्यापक तरीके से सोचने की ज़रूरत है। तो आपको होम लोन में की जो बात है, तो इसमें आपको सॉल्यूशन क्या दिखता है? मतलब खास करके दोनों में, होम लोन में भी और इधर भी इनकम टैक्स को लेकर। देखिए, अगर सरकार, देखिए एक तो हम बात करें महंगाई की, तो महंगाई हर साल बढ़ती है, और अगर उस हिसाब से छूट नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं एक करदाताओं के साथ, किसी के साथ भी एक ज़्यादती होती है। एक उदाहरण मैं दूंगा कि NHAI के जो टोल होते हैं, उनको हर साल महंगाई के हिसाब से अपने टोल रोड को एडजस्ट करने की छूट होती है। वो अपनी महंगाई के हिसाब से अपने टोल की टैक्स बढ़ा सकते हैं। तो ये सुविधा करदाताओं को क्यों नहीं है? इस साल बढ़ाया भी है NHAI। हाँ बिल्कुल, तो ये सुविधा करदाताओं के पास क्यों नहीं है? भाई, आप जो भी टैक्स के स्लैब्स हैं उसको महंगाई से, आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दीजिए। आप जो भी महंगाई दर स्लैब बढ़ा दीजिए, और जो डिडक्शंस हैं उसके डिडक्शंस को भी आप टैक्स स्लैब के हिसाब से बढ़ा दीजिए। आपको कोई डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं आगे चल के। आप इसको एक प्रोसेस इंडेक्स बना दीजिए, उस इंडेक्स के हिसाब से स्लैब बढ़ जाए और उस इंडेक्स के हिसाब से डिडक्शंस जो भी होने वो बढ़ जाए। तो भी जो ज्यादती हम कह रहे हैं, खासतौर पर अगर 10-10 साल तक स्लैब नहीं बदल रहे हैं, 10-10 साल तक लिमिट्स नहीं बढ़ाई जा रही हैं, तो जो टैक्स महंगाई तो बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, तो उसको महंगाई से एडजस्ट करके भी अगर हम करें तो मेरे ख्याल से सरकार के साथ, करदाताओं के साथ भी न्याय होगा, और सरकार को भी मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जी, अच्छा सॉल्यूशन है, देखते हैं सरकार क्या करती है। तो आज के इस बजट पॉडकास्ट में इतना ही। आगे हम बजट पर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।